ललन टॉप के सभी दर्शकों को नमस्कार। या मेरा नाम मुबारक है। आप देख रहे हैं ललन टॉप। और हमारे साथ आज जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, उनका वैसे तो परिचय काफी लंबा चौड़ा है। एक्टिंग करियर भी है, स्टेज करियर भी है, सोशल वर्क भी है, सब कुछ है। पर फिलहाल जो उनको इंडिया सब जान रहा है, वो शांति मिश्रा या मम्मी जी के नाम से जान पहचान रहा है। ये उनकी इतनी अमिट पहचान बन गई है कि आप भीड़ में भी कहीं उन्हें दिखेंगे तो पहले आपके दिमाग में मिश्रा फैमिली की ही पिक्चर बनेगी, बाकी करियर बाद में आएगा। इतना उनको प्यार मिल रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनसे उनकी इस सीरीज के बारे में बात किया जाए। ऑफ कोर्स मैं गुल्लक की बात कर रहा हूँ, सबको पता ही है, सभी लोगों ने देख लिया है। 3 सीजन आ गए हैं, तीसरा ना देखा हो तो 2 तो देखे ही होंगे, आई कैन गारंटी दैट। तो आज गीतांजलि जी से बात करेंगे हम। गीतांजलि कुलकर्णी हमारे साथ है, उनके करियर पर, गुल्लक पर, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। गीतांजलि जी नमस्ते, आपका स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू मुबारक जी, थैंक यू जी। सो मच। गुल्लक का तीसरा सीजन बहुत ज्यादा तारीफें बटोर रहा है, मतलब पहले 2 सीजन से भी ज्यादा। मतलब इस बार तो लोग ऐसे ट्विटर, फेसबुक, हर जगह में देख रहा हूँ, बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही है और बहुत मजा मजा ले रहे लोग कि यार कितनी कमाल सीरीज है। आप तक क्या क्या पहुंच रहा है उसमें से, आसपास के बहुत लोग? कुछ, बहुत बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब इतना कि मैं कभी इतना फोन पास में रखती नहीं हूँ, लेकिन इतने जवाब दे रही हूँ कि 3-4 दिनों से सो नहीं पाई हूँ। तो कल मैं अपने गांव आई इसलिए क्योंकि मैं फोन से थोड़ा हटके रहना चाहती थी। तो जी जी। मैंने फोन साइड में रखा और मैं आफ्टर अ लॉन्ग गैप मैं मुझे बहुत अच्छी नींद मिली है, क्योंकि आई वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर, जो मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ अदरवाइज। लेकिन गुल्लक के कारण इतना लोग मैसेजेस भेज रहे हैं कि मुझसे भी नहीं रहा जा रहा है, और मैं भी बहुत ही कनेक्ट कर पा रही हूँ लोगों से, क्योंकि हमारे लिए गुल्लक बहुत करीबी चीज है। हम सबके लिए, सब एक्टर्स के लिए, सब क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि हमने जब शुरू किया था वो बहुत ही एक छोटा प्रोजेक्ट था, हमको पता भी नहीं था उसका क्या होने वाला है तब, क्योंकि सब सेक्रेड गेम्स वगैरह ना, सब क्राइम थ्रिलर्स वगैरह सब ओटीटी पे आ रहे थे, और उस समय हम ऐसी कुछ चीज ला रहे थे जो बहुत ही अलग थी। बहुत और अलग। उस या तो इसके लिए इतना हमने सब जब शुरुआत की थी तब हमें पता नहीं था क्या होने वाला है, और अब इतना वो बड़ा हो गया है तो हमें भी बहुत खुशी होती है। जी, जी। अभी आपने सेक्रेड गेम्स की बात की, मैं आपसे, मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि जब से ओटीटी का बूम हुआ है, और खास तौर से पिछले 2 सालों में जब लॉकडाउन में लोग घरों में कैद रहे, तो उन्होंने प्रेफर किया कि वो अपने मोबाइल स्क्रीन पर, टैब्स पर, कंप्यूटर्स पर चीजें देखें। तब से बहुत सारे बड़े-बड़े शोज आए जो बहुत फैनफेयर के साथ रिलीज किए गए, ए लिस्टेड एक्टर्स लिए गए, अच्छे राइटर्स लाए गए, सब सब कुछ हुआ। लेकिन उस सब भीड़ में गुल्लक जैसा बिल्कुल सिंपल शो इतना ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ जा रहा है। क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे? मुझे लगता है यही चीज इम्पैक्ट रखती है, क्योंकि सबसे अलग है, और एक पूरी फैमिली बैठ के देख सकते से बहुत कम मतलब सीरीज हैं अभी वेब पे। क्योंकि क्या हो गया है कि इतना इंडिपेंडेंस मिला है ओटीटी पे, जो पहले नहीं था फिल्मों में करने के लिए अपने को, या टीवी पे, क्योंकि बहुत सारा सेंसरशिप है हमारे यहाँ। तो सेंसरशिप के कारण क्या हो जाता है कि बंधे हुए रहते हैं लोग, और जब बंधन टूट जाता है तो सबको कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना होता है, जो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एट द सेम टाइम उसमें ये कहीं खो गया था जिसकी भी हमें जरूरत है। तो जो ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं उनके लिए कुछ बचा नहीं था, या जो अपने परिवार के साथ कुछ देखना चाहते हैं उनके लिए कुछ बचा नहीं था। तो उस समय गुल्लक आया, इसीलिए उसका महत्व बढ़ा, और इसीलिए उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई। क्योंकि और एक मुझे बहुत चीज लगती है गुल्लक के बारे में, जो सिंप्लिसिटी है उसकी, जो सादगी है, जो हमारे सब मिडिल क्लास परिवारों में होती है। हम रोज की जो हमारी क्या कठिनाइयां हैं, परेशानियां, उसके लिए ढूंढते रहते हैं रास्ते कि कैसे हम इनको पार करें। तो ये सब है, और एट द सेम टाइम वो बहुत बड़ी कुछ चीजें भी नहीं है कि जो इतना बहुत ही क्या करे, मतलब जीवन मृत्यु का प्रश्न है, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर व्यक्ति के लिए, हर फैमिली के लिए। और उसमें खुशियां भी है, उसमें थोड़ा गम भी है। तो ये सब जो सिंप्लिसिटी से दिखाया गया है वो लोगों को बहुत भाता है, ऐसा मुझे लगता है। और जो मैं बचपन में जब
बुनियाद या ये जो है जिंदगी, हम लोग, ऐसे जब हम सीरीज देखते थे उसमें जो वैल्यूज थे, उसमें जो क्या कहते हैं ना, मिडिल क्लास के जो का जो जीवन था वो दिखाया था, उसको मुझे लगता है उसको रिमाइंड करता है, उसकी याद दिलाता है। लेकिन फिर भी उसमें रेलेवेंस है, ये नहीं कि हम नॉस्टैल्जिया में ड्वेल हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जो चल रहा है, जो अभी अभी के जो इश्यूज हैं, जो बच्चों को शायद फेस करने पड़ रहे हैं, जो काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो गृहिणियां हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स आती है, उसका भी उसमें मेंशन है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉस्टैल्जिया है, लेकिन नॉस्टैल्जिया का फील है, लेकिन बात आज की कर रहे हैं। तो ये अच्छा बिल्कुल। मिलाप है इसमें, ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है और लोग कनेक्ट कर पाते हैं। जी, आपने अच्छा उदाहरण दिया। मैं खुद भी ये सोच रहा था कि इसमें वही हम लोग या नुक्कड़ जैसी वाइब्स हैं, कि हम्म। आपको जो हो रहा है वो सब कुछ आपको लगता है कि यार ये तो सब होता ही है, हमारे आसपास ही होता है, तो वो हम्म। कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है इमीडिएटली। या आप तक कैसे शांति मिश्रा का रोल पहुंचा, कैसे अप्रोच किया किसी ने, या ऑडिशन हुआ कैसे? नहीं, ऑडिशन नहीं हुआ। टीवीएफ हम्म, के जो लोग थे उनको मेरा काम बहुत पसंद था, उन्होंने कोर्ट देखी थी, और ओके। जो कोर्ट की भूमिका है उनको बहुत पसंद आई थी, और उनको ऐसे लगा कि जैसे निखिल विजय जो हमारे फर्स्ट सीजन के राइटर थे, उन्होंने ये कहा था कि मुझे आप में मेरी माँ दिखती है। तो चूंकि उन्होंने ये अब तो पूरे पूरे इंडिया में को आप में माँ दिखती है। तो ऐसी बड़ी बात नहीं है। और ये इतना बड़ी, आई डोंट हैव किड्स। मुझे ओके। बच्चे नहीं है खुद को, या अब सो आपके बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ, मतलब हाँ, पूरा इंडिया मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। या सो जब उन्होंने ये कहा मुझे, तो मैं मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा कि ऐसे, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात लगी जब मैंने कहा कि मुझे मेरे बचपन की याद आई, जब मैंने ये डीडी की सीरीज देखी थी, और बैसु चटर्जी और इनके सब जो जिस तरह से वो कहानियां बताते, उस तरह का वो जॉनर था, वो मुझे बहुत पसंद है खुद को। और दूसरी बात मुझे ये अच्छी लगी कि जो हिंदी लहजा था, जो एक्सेंट था, वो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा, क्योंकि क्या हो जाता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया से हो या स्टेट से हो, महाराष्ट्र से हो, तो आपको किरदार वैसे ही मिलते हैं, महाराष्ट्रियन एग्जैक्टली। बैकग्राउंड के ही किरदार मिलते हैं। तो और कोर्ट के बाद लोगों ने बहुत सराहा काम, लेकिन उस तरह का ही काम मेरे पास आ रहा था, जो मैंने बहुत मतलब बहुत बार इनकार किया, बहुत बार नहीं बोला। तो नेचुरली अलग किस्म का काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने नहीं बोल दिया बहुत बार। और उस समय ये चीज आई मेरे पास, एंड आई वाज सो हैप्पी, मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे ये चैलेंज मिला है। और उनको भी वही था कि हम एक्टर के तौर पे हम चाहते हैं कि आप हो, लेकिन हमें इसका कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप ये एक्सेंट कर पाए। तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम रिहर्सल्स करते हैं। तो हमने 10 दिन की रिहर्सल्स की, और 10 दिन की रिहर्सल्स में मतलब मैंने जान लगा दी। मैं सच कहूँ तो मैं कुछ और सुनती, मैं मराठी में बात ही नहीं करती थी किसी से भी, मम्मी से या घर घर में किसी से भी, और कॉन्स्टेंटली निखिल के रिकॉर्डिंग्स सुनती थी, और मैं वही रिपीट करती रहती थी जो मेरे डायलॉग्स थे। और एट द एंड ऑफ 10th डे दे फेल्ट कि नहीं, मैं कर पाऊंगी, एंड देन वी वेंट फॉर शूटिंग। और मुझे बहुत खुशी है कि ये चैलेंज मैंने लिया, क्योंकि ये बस मेरे लिए एज एन एक्टर नहीं है, ये जो कास्टिंग डायरेक्टर्स या जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनका जो एक टेंडेंसी बन जाती है ना, सेफ खेलना होता है, सबके पैसे लगे हुए होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो इस वजह से ये भी मुझे लगा कि मैं सिर्फ अपने आप की मदद नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे कंटेम्परेरीज या मेरे बाद में जो एक्टर्स आने वाले, उनके लिए भी एक एग्जाम्पल रहेगा कि नहीं, कोई मेहनत करके ये एक्सेंट, कोई भी एक्सेंट है वो अचीव कर सकता है, इसमें कोई मतलब डिफिकल्ट नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिस की बात होती है। और मुझे ये भी लगता है कि मेरे सामने जो उदाहरण थे, जब मैं बचपन से देखते आई हूँ सिनेमा, नसरुद्दीन शाह से लेके स्मिता पाटिल से लेके ओम पुरी जी या अनीता कंवर या दीप्ति नवल, इन्होंने मैंने हमेशा इनको अलग अलग बैकग्राउंड के किरदार करते हुए देखा है। मतलब मिर्च मसाला की जो गुर्जरी नारी थी से जी। लेके उम्बरठा की जो महाराष्ट्रियन मिडिल क्लास फैमिली से आती है, ऐसा स्मिता पाटिल ने ऐसे किरदार किए हैं। दीप्ति नवल ने कथा में एक मराठी बैकग्राउंड का एक किरदार किया, कमला में आदिवासी महिला बनी है वो। हाँ तो जी। ऐसा जब देखा हुआ होता है, तब
हम मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि इतना स्टीरियोटाइपिंग कास्टिंग क्यों हो रहा है, तो उस पहले नहीं होता था और अब क्यों हो रहा है। तो मुझे लगा कि जब ये मिला तो इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने टीवीएफ की टीम ने मुझ पे विश्वास रखा। और और उसके बाद फर्स्ट सीजन के बाद तो जिस तरह से हमें रिस्पॉन्स आया, और मुझे स्पेशली बहुत लोगों ने ये बताया कि हमें कहीं लगा ही नहीं कि आप महाराष्ट्रियन हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी मेहनत दिखती है भाषा पर जो अभी आपने की। अच्छा, साथी थैंक यू। कलाकारों के साथ कैसी ट्यूनिंग रहती थी सेट पर? मतलब मिश्रा जी से ज़्यादा बनती थी या अन्नू से या अमन से, बच्चों से? मिश्रा जी से ज्यादा ऑफ कोर्स, मिश्रा जी से क्योंकि ज़्यादा मैंने और बनती थी। जमील ने थिएटर साथ में ही शुरू किया था, और हमने अच्छा, बहुत पहले एक नाटक भी साथ किया था। और हम हमारा बैकग्राउंड काफी सिमिलर है, मतलब हम ऑलमोस्ट एक ही उम्र के हैं, हमने उसी तरह के नाटक देखे हुए, उसी तरह का लिटरेचर पढ़ा हुआ है, तो काफी सिमिलैरिटी है हमारी जर्नी में। तो नेचुरली उनसे ज्यादा जमील से ज्यादा दोस्ती है मेरी। लेकिन अन्नू और अमन, मतलब वैभव और हर्ष के साथ हर्ष, हाँ। बहुत मजाक चलता है। पहले हुँ, सीजन में इतना नहीं चलता था, पहले सीजन में मैं बहुत फोकस थी, तो थोड़ा मैं भी और मैं ना थोड़ी सी ऐसे डिसिप्लिन्ड एक्टर हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा यहाँ वहाँ मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि शिस्त। मुझे लगता है कि मेरा काम, हाँ मेरा वो मतलब क्या कहें, अब ट्रेनिंग ही ऐसी है, तो इसलिए मैं ज्यादा मजाक नहीं कर पाती थी, और मुझे टेंशन भी था फर्स्ट सीजन में। लेकिन सेकंड सीजन के साथ मैं भी बहुत घुल मिल गई, और मैंने भी थोड़ा मैं भी रिलैक्स हो गई थी तब तक। तो ये हर्ष बहुत बहुत ही मिस्चीवियस है, जो छोटा अमन है, हाँ, और वो बहुत मजाक उड़ाता है सबका, और वो बहुत एनर्जी लाता है सेट पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा कोई है हमारे यहाँ जो ना सबको एक लाइटर मोड पे लेके जाता है, और सबसे मतलब नॉट जस्ट एक्टर्स, जो हमारे स्पॉट दादा होते हैं, लाइट दादा होते हैं, सबके साथ वो मजाक करता है और वो एनर्जी लाता है। तो मैंने बहुत उससे सीखा है, क्योंकि इस तरह का माहौल बनाना ऐसे सीरीज के लिए बहुत जरूरी है। तो वो हमारा चलता रहता है कुछ, बैटरिंग एक दूसरे के साथ कुछ चलता रहता है। और वैभव बहुत ही अच्छा एक्टर है, और बहुत सिंसियर भी है एट द सेम टाइम। उसमें वो बहुत यंग लोग हैं, तो मजाक करते हैं बहुत, तो अच्छा लगता है, अच्छा माहौल रहता है। और हमारी पूरी टीवीएफ की टीम, पलाश हमारे जो डायरेक्टर हैं, वो बहुत कोलैबोरेटिव हैं। वो सबसे पूछते हैं, मतलब ड्यूरिंग शूट ऑल्सो, तो वो हमको पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, ये हम सीन कैसा करें, या हमें कुछ डिफिकल्टी आ रही हो तो हमको वक्त देते हैं। दुर्गेश जो है हमारे राइटर जो हैं, वो सेट पे होते हैं, वो हमें अगर कुछ भी कहीं परेशानी आई ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि शांति मिश्रा के जो डायलॉग्स है वो बहुत जी। एक रिदम में बोलती है, एक पेस में जी, बोलती जी। है। जी, जी। तो बहुत बार क्या होता है कि हम शब्द इधर उधर कर देते हैं, तो उसका वो ये चला जाता है, उसका जो मीटर है सेंस वो होता है। जी। हैम्पर होता है। तो वो हुँ। दुर्गेश वहां पे टोकते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस वजह से एक्टर्स भी ना अलर्ट रहते हैं, नहीं तो हाँ हो जाएगा, फिर सब जैसे जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ वैसे शांति मिश्रा बात करेगी, तो उसमें कुछ मजा नहीं है। तो बिल्कुल। ये जो मुझे लगता है ये जो टोकना है, ये चैलेंज देना, ये हमारे सेट पे होता है, और यहाँ पे कोई ऊपर नीचे, ये बड़े हैं ये छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। जो अच्छी बात है। एंड आई लव इक्वालिटी। मुझे खुद को यंग लोगों के साथ काम करना इसीलिए पसंद है कि वो ये इन झमेलों में नहीं रहते, वो काम से मतलब रखते हैं, और वो कहते हैं कि अच्छा आपको ये करना है और आपको ये करना है। तो मुझे बहुत मजा आता है टीवीएफ के साथ काम करते हुए, बिकॉज वो काम पे ध्यान देते हैं ज्यादा। बिल्कुल। आपने अभी डायलॉग्स की बात की। गुल्लक की सबसे खास बात ही इसके संवाद ही है। जैसे एक डायलॉग है तीसरे सीजन में कि हमारी लड़की को डाउट है। जब लड़के को हम्म, डाउट है तो उससे पूछते हैं क्या? तो ये हाँ, संवाद जो है, इनमें चुटीलापन तो है ही, लेकिन ये हमारी समाज की जड़ता पर चोट भी है हल्के हाथ से। तो हम्म। आपके फेवरेट डायलॉग्स कौन से है इस सीजन से, थर्ड सीजन थर्ड सीजन से से? जी। मुझे यही बहुत अच्छा लगता है। दो मेरे फेवरेट डायलॉग्स है ये, कि हम्म। उनको बोल दीजिएगा हमें डाउट है, वो मुझे हमें बहुत डाउट अच्छा लगता है जो आपने है। कहा। जी, 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 और जी। दूसरा है फिर क्या हुआ उस जो गोला खाते समय जी, 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 जो जी। है वो जो हाँ, हाँ, हाँ। फुर्तीली के साथ साथ कबूतर हो गया,
वो जो है कबूतर वो हो मुझे बहुत गया। अच्छा लगता एग्जैक्टली, बहुत है। तो मुझे लगता है वो पूरा जो सीन है इट्स लाइक अ पोएट्री। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे सब सीन डायलॉग्स याद नहीं है अभी, लेकिन वो जो उसका जो सेंस है उस पूरे सीन का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। गुल्लक की ये विशेषता है कि मिश्रा फैमिली में जो कुछ भी हो रहा है वो हम सब ने कमोबेश अपनी रियल लाइफ में देखा हुआ है, चाहे बिजली के बिल की शिकायत हो या फर्स्ट सीजन का वो पीले चावल में आलू डालने वाला स्कैम। तो मेरा सवाल ये है कि ये क्या सब कुछ राइटर्स के दिमाग की उपज है, या ऑन सेट शूटिंग के दौरान ही कुछ इम्प्रोवाइजेशन भी होता है कि चार लोग अपने अपने, जमील जी बोल रहे कि नहीं नहीं यार इसको थोड़ा सा ना ये कर देते, ये ऐड कर देते, ज्यादा रियल लगेगा, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ हाँ होता है, लेकिन हाँ, ज्यादातर काम रिहर्सल्स के दौरान ही होता है जो अच्छा, एडिशंस होने हैं। बहुत कम बार ऐसे हुआ कि सेट पे एडिशन हुआ है, क्योंकि हम रिहर्सल्स करते हैं 5-6 दिन की। तो उसमें ओके, सीन्स पढ़ते हुए अगर कुछ लगे कि ये ऐड करते हैं या ये नहीं होना चाहिए, ये सब वहां पे हो जाता है। और पहले ही श्रेयांश जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं और जो टीवीएफ की बाकी की टीम है, ये बहुत स्क्रिप्ट तैयार करके आती है। उन्होंने 6-7 महीने 1-1.5 साल काम किया होता है स्क्रिप्ट पे। तो अच्छी तरह मतलब एक पकी हुई स्क्रिप्ट हमारे पास आती है, फिर उसके बाद थोड़ा हम अपना इनपुट डालते हैं। भाषा के तौर पे मैं ऑफ कोर्स इतना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि चूंकि वो मेरी मातृभाषा नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीजें जो मुझे लगती है, जैसे मुझे आई डोंट रिमेम्बर इट, बट आई थिंक इंटरवर इन्वर्टर वो जो था मजाक, वो शायद मैंने और जमील ने ही कहा था कि हम ये ऐड अच्छा। करते हैं। तो बहुत पहले बढ़िया। सीजन से हमने कंटिन्यू किया, फिर वो उसका मेन्यू हो गया सेकंड सीजन में। अभी इस बार मिसलेनियस पे किया है वो मजाक की, मिसलेनियस पे किया है, हिंदी का एग्जैक्टली। जो ये। तो जी ऐसी जी। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हम इंक्लूड करते हैं। हर्ष काफी इनपुट देता है, क्योंकि वो दिल्ली से है और उसके मतलब उसकी भाषा बहुत अच्छी है। जमील काफी, वो बापदा जो है वो सब जमील का एडिशन है। ये हर्ष, वैभव और जमील ज्यादा इनपुट देते हैं मेरे से। अच्छा, लेकिन मैं एक्शन के तौर पे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती हूँ कि मेरे लिए स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत कहती हूँ नहीं ये यहाँ से लेते हैं, ये ऐसा करते हैं। जैसे मुझे याद है इस सीजन में जो जो जब बड़े बेटे को हम कहते हैं कि तुम्हारी सैलरी का कुछ भाग दो अपनी छोटे बेटे के फीस के लिए, तब वो मैंने इंसिस्ट किया था कि हम वो कबर्ड के यहाँ वो सीन करते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर हम बेड पे ही करते थे सब सीन्स, क्योंकि वो जगह बहुत छोटी है। तो मैंने कहा था कि वो जो एक गोदरेज का जो एक कबर्ड होता है हर जी जी जी। मिडिल क्लास फैमिली में, जो हमारे सेट पे भी था, तो मैंने कहा उसके आसपास करते हैं। तो कुछ चीजें मैं ऐसी जो है वो सजेस्ट करती हूँ। और काफी बार मैंने जैसे कहा, पलाश इज वेरी कोलैबोरेटिव, बहुत ही अच्छे इंसान है वो, और वो सब उनके काम में आता है। तो उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता आपके आपके घर में भी हुआ है कभी ये पीले चावल वाला स्कैम? है। बहुत हुआ है, क्योंकि आई एम अ बैड कुक। अच्छा। तो हम लोग अच्छा, इसमें इसको खिचड़ी बोलते हैं वैसे। अच्छा खिचड़ी बोलते हैं आपके? हाँ, हाँ। मतलब हाँ, सादी खिचड़ी बोलते हैं। तो सारी खिचड़ी, आलू डाले हुए मैं चावल, तो हाँ। बहुत रिहर्सल रिहर्सल करके आती थी, तो मैं यही बनाती थी। अच्छा और क्या? मैं अभी मेरे घर में कुक है, मैं अकेले होती हूँ या कोई हो, मतलब ज्यादा कुछ नहीं हो, खिचड़ी बना दो। तो मेरे लिए इट्स अ सिंपल मील एंड आई थिंक इट्स क्वाइट sumptuous, आई लाइक इट। तो अच्छा, या सब सब्जियां डाल के कुछ कुछ बना या लो, मुझे झटपट बना लो। मेरे लिए हाँ झटपट, और मेरे लिए वो वन डिश मील। मैं बिकॉज आई एम अ वर्किंग वुमेन, तो फॉर मी ऑल्सो इट्स लाइक क्विक मील। खा भी सकते हैं फटाफट और बना भी सकते हैं फटाफट। बढ़िया। तो तो ये स्कैम गुल में मैं भी हूँ, मैं स्कैमस्टर हूँ। गुड गुड। तो गुल्लक का नेक्स्ट सीजन भी ऑफ कोर्स आएगा ही, तो कुछ हाँ तैयारियां अभी शुरू तो हो गई है? मतलब, हाँ कितने मुझे सीजन लगता आएंगे, कुछ है, टेंटेटिव बता दीजिए, 10 पता 20? नहीं कितने आएंगे, लेकिन फोर्थ तो अब जरूर आएगा। फोर्थ तो और जरूर मुझे आएगा। मुझे ये मतलब आई एम श्योर कि श्रेयांश और पूरी टीम ने काम करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि जी इतना जी। अच्छा रिस्पांस आया है। लेकिन फोर्थ तो था ही, मतलब फोर्थ तो पहले से ही जहन में था। था ही फोर्थ हाँ, करेंगे। तो अभी वो एक्चुअली इस साल शूट होना चाहिए और नेक्स्ट ईयर आना चाहिए, लेकिन देखते हैं अभी। सब कुछ थी मतलब, पता नहीं, हर चीज हर समय चीजें बदलती रहती है। लेकिन आई एम श्योर फोर्थ सीजन आएगा, लेकिन कब गुड। आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन अगले साल तो जरूर आएगा, ऐसा मुझे लगता है।
गुड न्यूज, सब लोग बहुत खुश होंगे। अच्छा, गुल्लक के अलावा भी आपके काम पर बात कर ली जाए। हिंदी बेल्ट में आपका काम सबसे पहले शायद कोर्ट में नोटिस किया गया। एक वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल, जो कोर्ट में भले ही दबंग है लेकिन निजी जीवन में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ रही है। कैसा अनुभव था कोर्ट करना? जो फिल्म, वो फिल्म जिसने आगे चल के नेशनल अवार्ड भी जीता, कमाल की फिल्म थी ऑफ कोर्स। एब्सोल्युटली। कोर्ट वैसे मेरा पहला काम है स्क्रीन पे जो लोगों अच्छा। ने देखा, और मेरा मतलब वैसे बड़ा काम वैसे पहला ही था। उसके पहले मैंने अच्छा। ज्यादा नाटक ही किए थे, मराठी कमर्शियल थिएटर करती थी मैं, फिर हिंदी एक्सपेरिमेंटल थिएटर बहुत किया मैंने। तो जब कोर्ट किया तब बहुत ही उसका प्रोसेस जो था वो बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि चैतन्य बहुत ही होनहार लेखक निर्देशक हैं, और वो बहुत काम करते हैं। वो प्री प्रोडक्शन पे मतलब इतना काम करते हैं, वो एक्टर्स के साथ बहुत काम करते हैं। वो ज्यादातर तो नॉन एक्टर्स को ही लेते हैं। मैं और विवेक हम दोनों ही थे जो एक्टर्स थे। उनके साथ काम करने में एक अलग ही लेवल का उनका काम है। एक एक माइन्यूट डिटेल्स, एक एक चीज पे काम करते हैं। मतलब कौन सा कपड़ा पहन रहे हो, कहाँ देख रहे हो, हम साउंड के हमने कितनी रिहर्सल्स की थी जो मैंने आज तक कभी भी किसी भी प्रोडक्शन में नहीं देखा है। हमने रिकॉर्डिंग्स की थी, हमने सुना था अपने आप को क्या पिच चाहिए, क्या लेवल चाहिए, और बहुत, और कैमरा के साथ रिहर्सल्स की थी सब। बहुत ही उनका काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरी पहली फिल्म मुझे ऐसी मिली जिसमें इतना गहरा काम हुआ। मतलब जी, इट वाज नॉट जस्ट बिल्कुल। सुपरफिशियल, इट वाज लाइक डीप डीप, डाउन, हर एग्जैक्टली। एक चीज में काम हुआ। और वो बहुत समय देते हैं लोगों को, खुद को, इवन ड्यूरिंग शॉट्स बहुत शॉट्स लेते हैं जब तक उन्हें ना लगे कि वो उनको मिला है। उनका तरीका, उनका डिजाइनिंग सब अलग होता है, उनका विजन होता है। चैतन्य का अपना खुद का विजन है जो बहुत ही अलग है। क्योंकि मैं वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गई थी जब कोर्ट का प्रीमियर हुआ था वहां पे, तब उन्होंने जो जूरी थी जिन्होंने कोर्ट को अवार्ड दिया बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट डेब्यू फिल्म का, तो उन्होंने यही बोला कि इतना कॉन्फिडेंस अपने क्राफ्ट पे जो है, जिसको है वो हमने कभी देखा नहीं है पहली फिल्म में। जी। तो ये उनका कहना था कि जो एपिलॉग है लास्ट में जाके जो जज के बारे में बात होती है, ऐसा एपिलॉग करना बहुत ही कम जो निर्देशक है या राइटर्स हैं वो कर पाएंगे आज के जमाने में। जिनको इतना कॉन्फिडेंस है अपने क्राफ्ट पे, वही कर पाएगा। तो ये सब बातें हमें हमें करते हुए लग रही थी, लेकिन पता नहीं था फिल्म होगी, आएगी, क्या होगा। लेकिन जब अवार्ड्स मिले, जब इंटरनेशनल लेवल पे उसको इतना रिकग्निशन मिला, तब समझ में आया कि हम इतनी बड़ी कलाकृति का भाग है। और आई फील रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ कॉर्ड, एंड नॉट जस्ट एज अ फिल्म, नॉट जस्ट एज एन एक्टर, इट सेज समथिंग मोर देन दैट। मुझे उसने एक अच्छा इंसान बनाया उस फिल्म ने। मुझे और सेंसिटिव किया। मैंने सवाल पूछे काफी सारे अपने आप को कि मैं कहाँ से हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है। ये सब जो चीजें होती है, कोई कलाकृति आपको जब हिला देती है, वो मुझे लगता है एक एक्टर के जीवन में बहुत बड़ी चीज होती है। तो उस कलाकृति ने मुझे हिला दिया था, और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मैं उसका एक भाग हूँ, छोटा सा। जी, जी, जी। गुल्लक से पहले भी आपकी एक और सीरीज आई थी जो ट्रीटमेंट में इतनी ही प्यारी थी, ताजमहल 1989। या वो भी बहुत स्वीट सीरीज थी। उससे जुड़ी या कुछ यादें हो? वो उसमें तो मतलब वो ऐसी नीरज जी। चीज थी। हुँ। मैंने जैसे आपको कहा, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड एक्टर हूँ, मैं बहुत जी, काम जी, करती जी। हूँ। मैंने मतलब हर एक चीज में मतलब रिसर्च करने में मुझे बहुत मजा आता है। वो जब मेरे को स्क्रिप्ट सुनाई पुष्पेंद्र सर ने, तो मैंने कहा ये मैं ही हूँ ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मुझे बहुत सिमिलैरिटी लगी उस पात्र से। तो मैंने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं करूंगी काम। मैंने बिल्कुल रिहर्सल नहीं की, मैं सिर्फ डायलॉग्स याद करके जाती थी। और अगेन नीरज इज अ वेरी गुड फ्रेंड। हमने, नीरज, जमील, मैं, शिवा, हम सबने मुंबई में थिएटर बहुत किया हुआ है। हम अच्छा। बाद में सिनेमा में आए हुए। तो
नीरज के का और मेरा कनेक्शन भी बहुत अच्छा है, तो बहुत मजा आया सेट पे। तो वो एक काम है जिसमें मैंने बिल्कुल रिसर्च नहीं किया, बिल्कुल रिहर्सल्स ज्यादा नहीं की, सिर्फ डायलॉग्स और ये सब पे, क्योंकि मुझे पता था कि ये मैं कर पाऊंगी, दिस इज माय वर्ल्ड। और बहुत अच्छा लिखा हुआ है वो, इतना खूबसूरत बिल्कुल, लिखा हुआ बहुत है। सुंदर है वो। मुझे जब उन्होंने नरेट किया सर ने, पुष्पेंद्र सर ने, तभी मैंने कहा कि मैं तो ये कर रही हूँ कुछ भी हो, बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम बार मिलती है। और उस स्क्रिप्ट की खासियत ये है कि उसमें जो लिटरेचर है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, और जो पॉलिटिक्स है, जो उस जी, समय का जो माहौल है, इंटरनेट से पहले टेक्नोलॉजी, इंटरनेट से पहले। एक हाँ, तो उस वो अलग दुनिया थी, और आई कैन बिल्कुल। सो मच रिलेट टू दैट एरा, बिकॉज मैं उस समय बड़ी हो रही थी। आई वाज लाइक जी, जी, जी। 89 में, आई वाज इन माय 11th स्टैंडर्ड। तो मैंने देखा था अपनी मम्मी को, मॉम वाज अ वर्किंग वुमन, हैड सीन माय एल्डर सिस्टर्स और आंट्स वर्किंग एंड मैनेजिंग होम्स। तो और ये ऐसी लव मैरिजेस काफी होती थी उस समय ना, बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, भाग के शादी करना वगैरह। तब, अभी पता नहीं इतना होता है कि नहीं, लेकिन तब हम पर तब बहुत ज्यादा होता था। इट वाज लाइक वेरी कंट्रोवर्शियल। ये मैंने सब जिया है। तो वो सीरीज भी जिस तरह से आप बात कर रही है, तो ऑफ कोर्स गुल्लक जितनी ही आपके दिल के करीब लग रही है वो किरदार, वो सीरीज। एब्सोल्युटली। मैं बहुत कम काम करती हूँ, लेकिन जी, मैं जी, जी। ऐसे ही मुझे मतलब मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं जिससे जुड़ जाती हूँ, जिस कहानी से या किरदार से, वो ही करना ज्यादा पसंद करती हूँ। आई एम नॉट वेरी बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन। मुझे लगता है मैं जो काम करती हूँ उससे मेरी जिंदगी में अगर कुछ फर्क पड़े एज अ पर्सन, एक इंसान के तौर पे, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स बिजनेस पार्ट होता है, लेकिन सिर्फ मुझे पैसे ही कमाने होते तो मैं कुछ और भी कर पाती। जी, तो मैं कहीं पर नौकरी कर देती या बिजनेस करती या कुछ भी, लेकिन वो मेरा ये नहीं है, दैट्स नॉट मी। तो मुझे लगता है मुझे खुशी होनी चाहिए जो मैं काम कर रही हूँ, मुझे उससे कुछ मिलना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। और ये सब कोर्ट है, मुक्ति भवन है, या सर है, या ताजमहल, या गुल्लक, इन सब चीजों ने मुझे बहुत दिया है एज अ जी, पर्सन। जी, जी। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसा काम मिल रहा है। नॉट नेसेसरीली हमेशा मिले, कभी कभी मुझे करना पड़ेगा जो शायद मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ और मुझे काम करना पड़ रहा है, ऐसा होगा कभी ना जी, जी, कभी। लेकिन जी, जी। आज तक, अब तक तो नहीं हुआ है, थैंकफुली। गुड, गुड, गुड। आपका रंगमंच का करियर बहुत इम्प्रेसिव रहा है। उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे शुरू किया? कौन-सा काम सबसे ज़्यादा पसंद है खुद का? स्टेज वाला? स्टेज तो क्या कहूँ मैं, मैंने जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया तो मुझे लगा था कि यार नाटक करना तो कितना आसान होता है ना, मतलब एक्टिंग करना है क्या, हंसना रोना है बस, और क्या करना है। तो ऐसे करके मैंने ज्वाइन किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, लेकिन वो जो 3 साल थे उसने मुझे इतना हिला दिया। मतलब मेरा जो बचकाना और ये जो ये था थिएटर को देखने का जो तरीका था, उसको पूरा बदल दिया। एंड आई रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू स्टडी आर्ट्स, टू मतलब आर्ट के बारे में पढ़ना, आर्ट के को एक एक्टर के तौर पे जिंदगी निभाना, ये कितना मुश्किल है। आपको कितना सोचना पड़ता है, आपको कितना काम करना पड़ता है। आपको जब सिलेक्ट करते हैं नाटक या आपका किरदार, तो आप वो क्यों कर रहे हो, ये कितना महत्वपूर्ण है। व्हाई आर्ट फॉर यू, इट्स नो, आर्ट इज नॉट फॉर आर्ट सेक, यू आर सेइंग समथिंग मोर इन आर्ट्स। इट हैज मतलब वो पॉलिटिकल है, वो सोशल है, वो इकोनॉमिक तौर पे हर एक इसमें वो इम्पोर्टेंस रखता है, इम्पोर्टेंट है। तो ये सब जो तरीका है सोचने का, ये मुझे मेरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो मेरी इंस्टीट्यूट है, जो मेरी स्कूल है जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हुई, उसने दिया। और उसके बाद में जब बम्बई में आए तो बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज तब आपको अगर पता होगा तो तब सिनेमा भी एक अलग ढंग का बन रहा था। जी, जी, इंडिपेंडेंट सिनेमा का थोड़ा सा ये कम हो गया था, जी। मतलब उस समय उतना नहीं बन रहा था। वीकली सीरियल से डेली सोप्स आने लग गए थे। आने लगा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ सीरियल्स वगैरह में काम किया, सुमित्रा भावे जी के साथ काम किया,
मंजू सिंह करके उस वक्त बहुत अच्छा काम करती थी, उनके साथ काम किया, लेकिन वो वीकली थे सीरियल्स। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि मैं डेली सोप नहीं कर पाऊंगी, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ एन एक्टर। तो मैं नाटक कर रही थी, आविष्कार नाम की संस्था है, उसके साथ मैं नाटक कर रही थी। एक हमारा बहुत जो एक्सपेरिमेंटल मराठी का ये जो था, उसमें मुझे बहुत अच्छे किरदार मिले, अच्छे नाटक कर रही थी। और मेरा पहला जो कमर्शियल प्ले था, मराठी कमर्शियल प्ले, जो परेश मोकाशी राइटर डायरेक्टर थे, परेश मोकाशी ने हरिश्चंद्राची फैक्ट्री जिन्होंने फैक्ट्री लिखा बनाई। और डायरेक्ट किया था, या जी। तो अगेन परेश बहुत ही मतलब उम्दा कलाकार हैं। उनकी जो समझ है, उनका जो अभ्यास है, वो बहुत ही गाढ़ा है। तो उनकी कलाकृति में भी वो था, वो कॉमेडी था, मुक्काम पोस्ट बोम्बिलवाड़ी करके नाम का नाटक था, जिसके जी। हमने जी। 500 से ज्यादा शोज किए। बहुत ही हिट नाटक था वो। टू बी और नॉट टू बी, अगर आप, एक बहुत फेमस फिल्म है, उस पर आधारित था, उसके कुछ ये लिए उस पर, उससे इंस्पायर्ड था हम कहेंगे। तो हमने वो नाटक किया, वो बहुत पॉपुलर रहा। उसके बाद और एक परेश के साथ नाटक किया, तो दो तीन नाटक मैंने परेश के साथ किए जो बहुत ही अच्छे माने गए, जिनके बहुत सारे शोज हुए। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ऐसे नाटक हमेशा नहीं मिलेंगे। और जो उसके बाद मैंने एक नाटक किया जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई कि इट वाज जस्ट ऐसा नाटक था कि जो मतलब ना पॉपकॉर्न खाते खाते देखेंगे और मजा आएगा, सिर्फ उतना ही। और स्टोरी ऐसी थी कि जो जिसमें औरतों को बहुत ही एक रेग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया था। तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं ऐसी कलाकार नहीं हूँ कि मैं किसी भी कहानी का हिस्सा बनूं। मेरे लिए वो कहानी क्या कहती है बहुत मायने रखता है। सुनील शानबाग जी का नाटक था सेक्स मोरालिटी एंड सेंसरशिप, जो सेंसरशिप पे था बेसिकली। जो सखाराम बाइंडर नाम का नाटक लिखा था विजय तेंदुलकर जी ने, उसको सेंसर बोर्ड ने सेंसर किया था। तो जी। उस वो जो पूरा केस है जो लड़ा गया, और कमलाकर सारंग जी जो डायरेक्टर थे, उन्होंने वो केस लड़ी और परमिशन उन्होंने ले ली शोज करने की। वो पूरी लड़ाई की कहानी है। उसमें हमने कुछ सखाराम बाइंडर के जो सेंसर्ड सीन्स थे, उसके कुछ ये थे, उसमें सीन्स थे वहां पे। तो वो अच्छा। उसमें मैं जो लक्ष्मी का किरदार है वो मैंने निभाया था। वो मेरा पहला हिंदी नाटक था, 2009 की बात है। फिर जी। उसके बाद मैंने काफी सारे नाटक किए, मुमताज वे पतंग वाले मानव पॉल के साथ किया। फिर पिया भैरूपिया जो हमारा नाटक था अतुल कुमार के साथ, जो ग्लोब थिएटर में लंदन में जिसका प्रीमियर हुआ। शेक्सपियर का नाटक है, अडेप्टेशन अमितोष नागपाल ने किया हुआ है। बहुत ही उसका मतलब इट इज अ वेरी फेमस प्ले। हमने दुनिया भर में उसके शोज किए, भारत भर में शोज किए। 10 साल अभी इस अप्रैल में हो जाएंगे उसको। तो उस नाटक की वजह से मुझे कोर्ट मिली, उसके वजह से ही सब आगे का मेरा क्या कहते हैं वो जो मेरा जो जर्नी है वो शुरू हो गया। लेकिन पिया भैरूपिया आई थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले ऑफ माई लाइफ, जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है, मतलब एक्सपोजर के तौर पे और एक एक्टर के तौर पे भी। एक अलग अलग जगह परफॉर्म करने का जो मौका है वो मुझे मिला, और इट इज वेरी वेरी क्लोज टू मी, पिया भैरूपिया। बिल्कुल। क्या पसंद है ज्यादा, सिल्वर स्क्रीन या स्टेज? स्टेज ज्यादा पसंद है, क्योंकि जी। एक तो मैं बहुत सालों से, 25 सालों से नाटक कर रही हूँ, जी। जी। तो जी। वो मुझे ज्यादा समझ में आता है। स्टेज में एक बात है, मुझे लगता है स्टेज ये एक्टर का मीडियम है। मैं जो करूंगी वो देखिएगा। मतलब प्रेक्षक देखेंगे और उसी वक्त लाइव उसे। परफॉर्मेंस में। बिल्कुल। स्क्रीन मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ भी करूंगी उसको कैसे काटा जाएगा, उसको क्या करेगा, मेरे हाथ में नहीं है। तो ऑफ वो कोर्स जो जहाँ पे आपकी पावर ज्यादा होती है वो आपको वो ज्यादा आपको ज्यादा अच्छा पसंद लगता है। आएगा। तो इसीलिए थिएटर ज्यादा पसंद है। लेकिन स्क्रीन में भी अभी मजा आने लगा है, अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा। समझने लगा है। और ये उसकी ये बात अच्छी लगती है कि वो इतने लोगों तक पहुंचता है, हाँ, वो उसकी बहुत रीच अट्रैक्टिव ज्यादा है। है, उसका रीच ज्यादा है, हाँ, एग्जैक्टली। बहुत अट्रैक्टिव है वो। और थोड़ा अपने को एज एन एक्टर अच्छा लगता है जब ना इतने लोग आपको सराहते हैं या मैसेजेस करते हैं। तो दैट इज, आई थिंक आई एम एंजॉयिंग दैट ऑल्सो। जी। लेकिन मेरा पहला प्यार, और मतलब मैं नाटक हमेशा करूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं नाटक छोड़ूंगी, क्योंकि वेरी। दैट इज वेयर आई बिलोंग। मराठी रंगमंच ने सिनेमा को बहुत सारे नगीने दिए हैं।
तो क्या कितना सहायक होता है ये लाइव परफॉर्मेंस का अनुभव होना जब आप स्क्रीन के लिए काम करते हैं? मुझे पर्सनल तौर पे लगता है बहुत ही जरूरी है। अब लेकिन अलग अलग सोच के लोग होते हैं, अलग अलग टेम्परामेंट के लोग होते हैं, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन मुझे खुद को लगता है एज एन एक्टर जो ट्रेनिंग है वो आपकी स्टेज पे ही होती है, क्योंकि वो एक पूरा शरीर आपका इन्वॉल्व रहता है। और आप अपने टेक्निक्स पे बहुत अच्छा काम कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। जो रिहर्सल की प्रोसेस होती है उस समय आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हो, अपने आप में सुधार ला सकते हो। आपकी आवाज, आपका शरीर, आपका सोचना, ये सब पे काम हो सकता है। और ये सब काम करते 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 आपको छोटी छोटी चीजें मिलने लगती है, जो मुझे लगता है जब आप स्क्रीन पे जाते हो तो उस सब का बहुत फायदा होता है। सीक्वेंस में नहीं जाता है, अब मेरे मरने का सीन पहले है और तो बहुत ब्रेक्स होते हैं, तो ये सब टेक्निकल ज्यादा है स्क्रीन पे काम करना। लेकिन मुझे लगता है उसी की वजह से अगर आपकी तैयारी हो, आपने थिएटर में काम किया हो तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, और फिर जी जी। आपको मोल्ड करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स आपको मोल्ड करना पड़ेगा। लेकिन मुझे, मेरे लिए, मैंने स्टेज पे इतना जो काम किया हुआ है उसका बहुत फायदा हुआ है स्क्रीन पे। जब मैं अभी आई हूँ तो जो मेरी तैयारी हुई है उसका बहुत फायदा हुआ है मुझे। जी, तो अभी हाल ही में प्राइम पे एक एंथोलॉजी आई थी अनपॉज्ड, जिसमें आपने एक सेगमेंट किया, वो काफी इंटेंस रोल था। मतलब एक महिला है जिनके बेटे की डेथ के लिए जो बंदा जिम्मेदार है, अब उसको कोविड का बेड देना है। वो एक तो वो कहानी ही बहुत अपीलिंग है, फिर हम्म, उसमें जिस तरह से आपने उस किरदार को निभाया, वो जो कश्मकश होती है किरदार की, वो बहुत ब्यूटीफुली आपने पोर्ट्रे की है। मेरा ये सवाल है इस बारे में कि क्या ऐसे रोल शूट के बाद भी अफेक्ट करते हैं? मतलब क्या किरदार का अवसाद जो है कि क्या वो एक्टर में ट्रांसफर हो जाता है, और अगर होता है तो फिर इससे निजात कैसे पाते हैं आप लोग? थोड़ा ट्रिकी है, बट आई वुड लव हाँ, टू हियर। मुझे लगता है बहुत एक्सचेंज होता है आप में और उस किरदार में। जी और वो जैसे मैंने कहा, जब मैं कहती हूँ कि कोर्ट में काम करने के बाद मुझ में फर्क आया, तो वो है, वो होता है, वो सिर्फ अ, रूहानी तौर पे होता है। मुझे लगता है कि फर्क पड़ता है। वो क्या होता है मैं उसको डिफाइन नहीं कर पाऊंगी। बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता सकती हूँ कि जब मैंने अपने आप को वॉर रूम जब मैंने देखी, जब मैंने संगीता वाग्मय का किरदार देखा, तो मैं डर गई। सच कहूँ तो मैं, ऐसा मेरे से कभी होता नहीं, लेकिन मुझे डर लगा कि मैंने, मतलब बाप रे, मैं ही हूँ ये, ऐसा मुझे लगा। तो कभी कभी ऐसी आप चीज कर जाते हो, जो वॉर रूम मुझे लगता है ऐसी कहानी है जिसमें मैं आई वेंट बियॉन्ड माई सेल्फ। बहुत कम कम बार ऐसा मौका मिलता है। तो वो ये एक था। और हाँ, अफेक्ट होता है और किस क्या कहानी है उस पर भी बहुत निर्भर करता है। जैसे वॉर रूम के शूटिंग के समय मैंने ये तय किया था कि मैं किसी से भी बात नहीं करूंगी घर घर पे। आई वो शूटिंग इन बॉम्बे, तो मैं अपने घर पे रह रही थी। तो मैंने, मेरे शूटिंग के आवर्स भी बहुत और थे, मैं 3:30 बजे सुबह निकलती थी, रात को 10:30 11:30 बजे आती थी। तो मैंने बाहर के रूम में मेरा पूरा डेरा लगाया हुआ था, वहीं पे मैं सब अपना सामान रखा था, स्क्रिप्ट विप्ट सब मेरी चीजें, और मैं वहीं पे आती थी और निकल जाती थी। मैं किसी से बात नहीं करती थी, 4-5 दिन मैंने किसी से बात नहीं, क्योंकि मुझे पता था उसके लिए वो जरूरी है। मेरा मेरा नहीं होना है, मतलब गीतांजलि कुलकर्णी कहीं भी होनी नहीं चाहिए उस किरदार में। तो उसके लिए मैं अपने आप को जितना कम रखूं, मेरा जो स्वभाव है या मेरा जो अ, मेरी जो दुनिया है उसको कम से कम रखूं, मिनिमम में रखूं, वो उस कैरेक्टर को ज्यादा न्याय दे पाएगा। तो ऐसी मैं कोशिशें करती हूँ। और मुझे लगता है संगीता वाघमारे ने एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ दिया। और ऐसा रोल करने को मिलना, और ये जो स्टेटमेंट है, मुझे मुझे हमेशा लगता है कि एज एन एक्टर तो आप बहुत सारी चीजें करते हो, लेकिन इंसान के नाते अगर आपको ऐसा कुछ करने को मिले, तो इट्स माय, क्या कहेंगे, इट्स माय ट्रिब्यूट
I'll say कि to all the mothers, who have lost their children for because of social injustice. Exactly. तो ये चीजें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। और मैं तो एक्टिविस्ट हूँ नहीं, या मैं लेखिका नहीं हूँ, या मैं कुछ चेंज नहीं ला सकती दुनिया में, लेकिन मैं इतना सा एक अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। खारीचा वाटा, राइट? खारीचा वाटा। एग्जैक्टली। अभी हमने आपके उसकी बात की, प्लेस की, और उसकी बात की कि महाराष्ट्र में कैसे नाटक परंपरा बहुत समृद्ध रही है। तो अगर आप हमारे दर्शकों को 3 ऐसे प्लेस बता सके जो आपको बहुत पसंद है और हम सबको देखने चाहिए, क्या रहेगा? हिंदी मराठी कोई भी चलेगा। अच्छा, आपके सबसे ऑल टाइम फेवरेट प्लेस अभी पता नहीं कौन से शुरू हैं, लेकिन इंटरनेट पे जो भी मौजूद हो तो देख सकते हैं रिकॉर्डिंग। मुझे इंटरनेट का तो पता नहीं, लेकिन जी जी। एक बहुत मराठी का बढ़िया नाटक है, शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला। अगर कभी किसी को मौका मिले, कभी उसके शोज हो या वो इंटरनेट पे हो, तो जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्ले है। और नंदू माधव ने डायरेक्ट किया है, राजकुमार तांगड़े, संभाजी भगत, इन सब ने वो उसके गाने लिखे हैं, नाटक लिखा है। तो बहुत ही बढ़िया नाटक है, जरूर देखिएगा। मुझे और एक नाटक बहुत पसंद है, जो है लिखा हुआ तो है, अब उसके कौन से प्रोडक्शन अच्छे हैं और इंटरनेट पे मुझे पता नहीं, लेकिन सखाराम बाइंडर मुझे बहुत पसंद है, विजय तेंदुलकर जी का। या और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे वो नाटक। और अभी फिलहाल एक यूकी इलियस करके एक्टर हैं, वो एलिफेंट इन द रूम नाम का एक सोलो परफॉर्मेंस करती हैं। वो बहुत ही बढ़िया है। वो मुझे, मतलब यूकी दोस्त है मेरी, मैंने उनका वो नाटक देखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया काम करती हैं वो बहुत एक्टर, एज एन एक्टर शी इज अमेजिंग। वो जिस तरह से उनका कमांड है अपने बॉडी पे, अपनी आवाज पे, और एक एक एक्शन पे, वो देखने लायक है। बहुत ही सुंदर काम करती है वो। और ज्योति डोगरा का काम मुझे बहुत पसंद है। नोट्स ऑन चाय उनका मैंने देखा हुआ है, और भी उनके नाटक है लेकिन मैंने वो देखे नहीं, लेकिन नोट्स ऑन चाय बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा काम करती है उसमें। उन्होंने वो ग्रोटोवस्किन को फॉलो करती है, फिलोसफी को फॉलो करती है, उस तरह के नाटक बनाती है, फिजिकल थिएटर और आवाज पे काम, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम है उनका। तो ये सब लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत भी हैं, और भी बहुत लोग हैं, लेकिन अभी पता नहीं कौन से नाटक वहाँ हो रहे हैं, नहीं हो रहे। जी जी, आपने बहुत समय दिया। क्विकली 1-2 सवाल बस लास्ट कर लेता हूँ, फिर रैप करेंगे, आप थक भी गई होंगी। ऐसा माना जा रहा है कि ओटीटी ने एक्टर्स के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की है। मतलब कितना सही लगता है आपको कि आप ज्यादा मौके मिलते हैं हुनर दिखाने के बिकॉज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स? एब्सोल्युटली, क्योंकि एक तो क्या सिनेमा में एक तो कम समय होता है, जो लीड कैरेक्टर्स होते हैं उनकी कहानी बताने में ही 2-2.5 घंटे चले जाते हैं, तो बाकी के जो किरदार होते हैं उनको उतना समय नहीं दिया जाता। जी जी। तो ओटीटी में लॉन्ग फॉर्मेट है, तो उसमें बाकी के जो छोटे छोटे भी पात्र हो तो उनको भी एक अपना एक आर्क मिलता है, उनका भी अपना एक ट्रैक होता है, तो मौका मिलता है। और अब आपको अच्छे एक्टर्स लगते हैं उसके लिए, तो नेचुरली जो ट्रेन्ड एक्टर्स हैं या जो उनको एक्सपीरियंस है उनको लिया जाता है, क्योंकि अगर आपको अलग अलग किस्म के पात्र दिखाने हैं तो एक तरह के दिखने वाले लोगों को लेके काम नहीं चलेगा। तो अलग अलग चेहरे, अलग अलग बॉडी टाइप्स, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, तो नेचुरली इसमें बहुत ज्यादा मौका मिला है। मुझे लगता है राइटर्स और एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा अभी समय है, ऐसा मुझे लगता है। जी। अब आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या है जहां आप हमें दिखेंगी? थोड़ा बता दीजिए। हिंदी मराठी सब चलेगा, सब देख लेता हूँ मैं, तो एटलीस्ट देख लेता हूँ मराठी हिंदी सब कुछ। मैं अभी एक रंगबाज 3 आ रहा है। रंगबाज के 1 और 2 सीजन हो गए हैं, आ चुके हैं। अभी रंगबाज का सीजन 3 आ रहा है। उसमें मैंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक और एक गुलबदन स्टूडियो और एंडमॉल का एक सीरीज है रेडिकल नाम से, जो हमने कंप्लीट किया है, जिसका शूटिंग, लेकिन अभी कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाला है ये अभी तक तय नहीं हुआ है। तो वो बातें चल रही हैं।
और एक मैं इंडिपेंडेंट फिल्म कर रही हूँ, जिसके बारे में अभी मैं ज्यादा नहीं बता सकती, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। हिंदी में है वो। उसका शूटिंग हम जून में शुरू करेंगे और मुझे लगता है अगले साल तक वो फिल्म आएगी। अच्छा, तो फिलहाल तो अभी ये है, बाकी सब चीजें हो रही है, बातें हो रही है, लेकिन अभी बातें सब स्क्रिप्ट पाइपलाइन में है, तो हाँ स्क्रिप्ट बताना तो। पढ़ना, बातचीत वगैरह ये सब हाँ चलता ही हाँ, रहता है, जो ये सब। एक्टर की यूजुअल लाइफ है। या बिल्कुल, चलिए आपने बहुत समय दिया और गुड थैंक न्यूज़ यू। भी दी कि गुल्लक के काफ़ी सारे सीज़न आने की संभावना है। 4th तो आ ही रहा है और भी आ सकते हैं। आई होप सो, बिल्कुल। या हाँ, वी आल्सो होप कि आए और ऐसे ही हमें हर 6-8 महीने के अंतराल पर मिश्रा फैमिली का धमाल देखने को मिले। आपको खूब शुभकामनाएँ आपके करियर के लिए भी और अपनी व्यक्तिगत जीवन में भी, कि आपका सब थैंक यू। सही रहे, स्वस्थ रहें आप और आपका करियर का ग्राफ यूँ ही चढ़ता रहे। आप ललन टॉप पे आई, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।